मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज तो सेक्टर 4 में भी पब्लिक दिखाई दे रही है। तीन ही लोग हैं। चौथा कहाँ गया? घर से करेगा विनय। अच्छा, तो भैया कल मुलाकात करें, आगरा आते हैं, कल मुलाकात करते हैं। शौर्य तैयार रहना बेटा, तुम आया शौर्य? बाहर चला गया, अभी से घबरा गया। अभी कल नहा धो के आना। देखो एकदम सबसे पहली बात क्या है कि नहा धो के बढ़िया तैयार होके, क्योंकि जब आदमी मार खाता है समझ लो हालत तो ऐसी खराब हो जाती है। तो कल जो है वहीं से बात करेंगे। और निहार विक्रांत, आज विक्रांत तुम क्या घर से क्लास कर रहे हो? यस सर। क्यों, सेंटर का क्या हुआ? अकेला ही था सर, बहुत दिन हो गए, तो थोड़ा घर से ले लूं। अच्छा, तो शक्ल तो दिखा दो घर पे। हाँ या सर। नेट क्या वीडियो, वो नेट का प्रॉब्लम है क्या वहां पर? अगर नेट की प्रॉब्लम है तो फिर वीडियो ऑफ ही रखो, देख लो अपने हिसाब से। मोबाइल डेटा पे है सर, इसलिए। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पर थे भाई? अच्छा, लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम वाली बात समझ में आ गई कि अगर मुझे परसेंटेज लेबलिंग गिवन हो तो मैं फ्री SO3 कैलकुलेट कर सकता हूं। इनफैक्ट उल्टा कर लेते हैं, अगर फ्री SO3 पता हो तो मैं लेबलिंग भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, उसका सीधा सीधा जुगाड़ भी है, उसमें ज्यादा झंझटबाजी नहीं है। मतलब लेकिन ये भी क्लियर है कि लेबलिंग की जो लिमिट होनी चाहिए, जैसे कल हमने बात की थी भाई, अगर आप ओलियम की बात करते हैं तो आप ओलियम किसे कहते हैं? आप ओलियम के लिए दो बातें मानते हैं कि ओलियम के अंदर H2SO4 तो होगा ही होगा, साथ में फ्री SO3 भी होगी। दिस इज ओलियम, यानी दोनों है तो ओलियम है। अगर इनमें से कोई भी एक है तो उसे ओलियम नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए सिर्फ H2SO4 है, SO3 नहीं है, तो फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड है। और अगर सिर्फ H2SO4 है, SO3 नहीं, मतलब SO3 है और H2SO4 नहीं है, तो फिर वो SO3 है। हमें जब तक दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तब तक आप उसे ओलियम नहीं बोलेंगे। ठीक, अब हमने कल पूछा था कि इस ओलियम की मिनिमम और मैक्सिमम लेबलिंग क्या हो सकती। तो मिनिमम और मैक्सिमम लेबलिंग का मतलब ये हुआ कि सर एक चीज तो क्लियर है कि जो मिनिमम लेबलिंग है वो 100 से ज्यादा होगी। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? सर 100 लेबलिंग तब आएगी जब ये ना हो। समझो बात को, अगर ये नहीं है तो आप जो 100 ग्राम का सैंपल निकालेंगे उसमें सिर्फ कौन होगा? H2SO4। आपको पानी डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि SO3 है ही नहीं। ऐसे में 100 ग्राम के सैंपल का बिना पानी के जो वेट आएगा H2SO4 का टोटल, वो 100 ही आएगा। लेकिन सर फिर ये भी तो गलत है ना कि अगर SO3 है ही नहीं तो आप उसको ओलियम बोलेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको मिनिमम लेबलिंग निकालनी है तो मिनिमम लेबलिंग के लिए आपका जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मिनिमम लेबलिंग अगर मुझे निकालनी है तो मिनिमम लेबलिंग के लिए कम से कम एक चीज क्लियर है कि मैं अज्यूम कर लेता हूं नो SO3। ये मिनिमम लेबलिंग निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं। मिनिमम लेबलिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि SO3 नहीं, और अगर SO3 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम के सैंपल में पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके पास टोटल H2SO4 कितना होगा? 100। तो इसका मतलब ये हुआ मिनिमम लेबलिंग निकालने के लिए अगर मैं SO3 को 0 मान लूं तो मेरी लेबलिंग निकल के आती है 100%। लेकिन एक चीज क्लियर है, 100% नहीं सही है। क्यों? क्योंकि सर SO3 अगर है ही नहीं तो फिर वो लेबलिंग, वो ओलियम माना ही नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर जो भी अभी आ रहा है आंसर वो 0 SO3 मान के आ रहा है। अगर SO3 का एक दाना भी हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा H2SO4 बनेगा ही बनेगा, और कुछ एक्स्ट्रा H2SO4 के बनते ही सर टोटल जो H2SO4 है वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। इसमें एक डाउट आ रहा है सर, अगर SO3 का कुछ अमाउंट आप मानते हैं तो H2SO4 भी तो 100 में से कुछ कम हो जाएगा। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। यानी अगर ये टोटल वेट 100 है, ठीक, इसमें एक आदमी कुछ है और एक आदमी कुछ है, तो अगर आप SO3 को 0 मानते हैं तो 100 का 100 ये होगा। अब अगर मान लीजिए उस 100 में से ये कुछ, तो ये 100 से कम हो जाएगा ना। फिर मेरी बात समझ लो क्या कह रहा हूं। टोटल वेट इज 100, अगर SO3 0 है तो टोटल H2SO4 विल बी 100। ठीक, लेकिन अगर SO3 1 ग्राम है तो ये कितने ग्राम होगा फिर? 99। अब आप ये कह रहे हैं सर ये 99 ग्राम है और SO3 के एक दाना होने से लेबलिंग 100 से ज्यादा आएगी, ये कैसे प्रूफ करोगे? जरा बताओ, अकल लगा के देखते कौन बताएगा। मेरा सवाल समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप ये अज्यूम कर लीजिए कि SO3 0 है। तो अगर आपने ये अज्यूम कर लिया कि SO3 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बर्तन में सिर्फ H2SO4। अब अगर आपके बर्तन में सिर्फ H2SO4 है तो वो H2SO4 100 ग्राम होगा सर, लेबलिंग विल बी 100। ठीक, लेकिन सर ये H2SO4 अगर अकेला है तो फिर ये ओलियम होगा ही नहीं।
अब आप क्या बोल रहे हैं सर, अगर ये ओलियम है तो इसमें SO3 का एक दाना होना जरूरी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर SO3 एक आ गई तो H2SO4 भी तो कम हो जाएगा ना भाई। टोटल 100 है, उस 100 में ये 100 ठीक, इस 100 में थोड़ा सा SO3 है, ये इतनी सी SO3, ये SO3 ले लेते ठीक। तो ये अगर टोटल 100 है, इसमें से थोड़ी सी SO3 है, मान लीजिए 1 ग्राम, तो बचा हुआ H2SO4 99 ग्राम होगा। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ओलियम अब 99 तो ये है और ये 1 ग्राम है, आपको ये बताना है कि अब जो लेबलिंग आएगी वो 100 से ज्यादा आएगी। ये कैसे प्रूव करेंगे आप? क्योंकि लेबलिंग का मतलब है टोटल H2SO4 जो बनेगा पानी डालने के बाद, और हम सब जानते हैं इसके अंदर जब पानी जाएगा तो SO3 पानी से रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा। और बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि SO3 का वेट जितना भी होगा उससे ज्यादा H2SO4 बनेगा। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। अगर Yes, SO3 sir. 1 ग्राम तो जो H2SO4 बनेगा वो 1 ग्राम से ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही देख लो ना यार, 1 ग्राम है तो SO3 के मोल हो जाएंगे 1/80 और 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो H2SO4 के वेट आ जाएगा 98/80। इसका मतलब ये हुआ अगर SO3 1 ग्राम है तो H2SO4 इतना बनेगा जो 1 से बड़ा है, यानी जितनी भी SO3 होगी उससे ज्यादा H2SO4 बनेगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि SO3 का एक दाना है तो ठीक है सर, ये कम हो जाएगा, उस एक दाने से ज्यादा बनेगा H2SO4, तो जो टोटल सम आएगा वो 99 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, वो 100 से बड़ा ही निकल के आएगा। देखो इसको मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, मतलब इसमें तुम्हें थोड़ी सी अकल लगानी है। इसमें बच्चों को सिर्फ एक डाउट आता है, सर ये बताइए अगर आप ये कहते हैं कि टोटल H2SO4 में इस ओलियम में थोड़ी सी SO3 होगी तो सर H2SO4 भी तो 100 से कम हो जाएगा, तो टोटल वेट 100 से ज्यादा क्यों आ सकता है? 100 से कम भी आ सकता है या 100 भी आ सकता है। तो उसका आंसर ये कि SO3 को अगर तुम बढ़ाते जा रहे हो तो H2SO4 का अमाउंट और ज्यादा बढ़ रहा है जो नया बनेगा। पुराना वाला जो H2SO4 है वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो नया H2SO4 बनेगा वो SO3 के अमाउंट से हमेशा ज्यादा बनेगा। और टोटल सम अगर 100 है तो SO3 से ज्यादा वैल्यू जब इसमें ऐड करोगे तो वो 100 से बड़ी निकल के आएगी। यार ये मेरी तुम लोग पता नहीं बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ओलियम सैंपल की लेबलिंग 100 से हमेशा बड़ी होती। इसको, इस बात को तुम लोग अपने आप समझ लो कि इसका मतलब क्या है। 100 से हमेशा बड़ी होती है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये 100 ग्राम का सैंपल है और इस 100 ग्राम के सैंपल में x ग्राम अगर SO3 और 100 माइनस x ग्राम आपका H2SO4 है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि x ग्राम SO3 से जब भी H2SO4 बनता नया, वो x से ज्यादा होता है। ये बताना चाह रहा हूं। देख लो यहां से, 1 मोल से 1 मोल बनेगा तो x ग्राम से या जो H2SO4 बनेगा वो x/80 इंटू 98 बनेगा, विच इज ग्रेटर देन x। ये समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये टोटल 100 है तो एक तो 100 माइनस x H2SO4 होगा और एक SO3 होगी x, और x के ऊपर जब पानी डालोगे तो जो नया H2SO4 बनेगा वो x से बड़ा होगा। तो अब 100 माइनस x में जब x से बड़ी वैल्यू जोड़ोगे तो ये टोटल H2SO4 100 से बड़ा आएगा ना। समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ लेबलिंग तो हमेशा H2SO4 ओलियम सैंपल की 100 से बड़ी ही निकल के आएगी। यानी मिनिमम लेबलिंग निकालने के लिए तरीका क्या निकाला गया है कि आप एक बार SO3 को 0 मान लीजिए। 0 मानते ही आपका लेबलिंग क्या बना? 100। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आपने SO3 को 0 ले लिया तो फिर ये ओलियम सैंपल नहीं होगा। इसका मतलब SO3 थोड़ी सी तो होनी चाहिए, और अगर SO3 थोड़ी भी होगी तो ये आंसर हमेशा 100 से बड़ा निकल के आएगा। यानी लेबलिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 100। जब आप मैक्सिमम लेबलिंग की बात करेंगे तब आप क्या करेंगे? मैक्सिमम लेबलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितना ज्यादा पानी डालेंगे उतना ज्यादा फायदा है। इसके लिए आपको H2SO4 को हटाना पड़ेगा। H2SO4 को 0 मान लेते हैं, SO3 को 100 मान लेते हैं, और हमें पता है कि 100 से हमेशा ज्यादा ही बनता है H2SO4। तो आप कितना H2SO4 बनेगा SO3 में डाइल्यूशन करने से वो आप निकाल सकते हैं। कितना बनेगा जब 100 से निकालेंगे? ये मिनिमम लेबलिंग का काम हो गया। जब आप मैक्सिमम लेबलिंग की बात करेंगे तो मैक्सिमम लेबलिंग कितना निकल के आएगा? मैक्सिमम लेबलिंग जो निकल के आएगा वो जोड़ सकते हैं इसी में, 122 है ना। मैक्सिमम लेबलिंग निकालेंगे तो कैसे, क्या सोच के निकालेंगे? मैक्सिमम लेबलिंग के लिए, हाँ, मैक्सिमम लेबलिंग के लिए आप H2SO4 को 0 बोल दीजिए और SO3 को 100 बोल दीजिए। 100 पूरा SO3। अब अगर पूरा SO3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो H2SO4 नया बनना चाहिए वो नया H2SO4 बनना चाहिए H2O और SO3 की रिएक्शन से H2SO4। और अब जो H2SO4 बनेगा 100 ग्राम से, वो कितना बनेगा? 100/80 गुणा 98, इतना बनना चाहिए। और आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये कल हम लोग ने बात की थी 122.5 आए।
यानी 100 ग्राम SO3 में पानी डालने से 122.5 ग्राम H2SO4 बनेगा। अब दिक्कत क्या है कि SO3 अगर 100 है तो H2SO4 नहीं होगा, H2SO4 नहीं हुआ तो ये ओलियम नहीं होगा, यानी H2SO4 थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा, और H2SO4 थोड़ा सा लेगो तो जो टोटल H2SO4 बनेगा वो 122.5 से कम हो जाएगा। यानी मिनिमम जो मैक्सिमम जो लेबलिंग आ सकती है वो 122.5 से हमेशा कम निकल के आएगी। यानी जो लेबलिंग होती है वो किस रेंज में चल रही है? लेबलिंग चल रही है 100 से, लेबलिंग इज ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 122.5, ये होना चाहिए। यानी किसी भी H2SO4 सैंपल की जो लेबलिंग है वो 100% से हमेशा बड़ी होनी चाहिए और 122.5 से हमेशा छोटी। तो कहीं ऐसा ही सवाल मिल जाए कि भाई ऐसा है मेरे पास एक H2SO4 सैंपल है, उसकी लेबलिंग 128 दे रखी है परसेंट, तो जिन बच्चों को आइडिया ही नहीं है वो 128% को भी सही मान लेते हैं, जबकि एक्चुअली 122.5 से ज्यादा ओलियम सैंपल की लेबलिंग कभी हो ही नहीं सकती। आज आगरा में एक दो बच्चे नए से दिख रहे हैं यार, कोई नया आया है क्या? दीपांशु, तुम्हारे बगल में कौन है? तुम पुराने हो? पहले आते थे क्लास में? बहुत पहले थी, हाँ 2 क्लासेस से आ रहा हूँ और सर एक बार ऑनलाइन भी थी। तो तुम बीच में क्या छोड़ दिया था तुमने? सर ये बैठा था सर, कल तो आपने मूवी कॉन्सेप्ट पूछा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल क्या बड़बड़ा रहे हो? रहा है। सर कल ही कल तो कल कल बात करते तुमसे, कल तुमसे भी अकेले मिलेंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है यार वो अच्छा टॉपिक है और इसको हम थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है बैक टाइट्रेशन। और ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब ज्यादा कुछ झंझट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा टॉपिक माना जाता है बैक टाइट्रेशन। और ये एडवांस लेवल पर ही डिस्कशन में आना चाहिए, क्योंकि मेंस लेवल पर बैक टाइट्रेशन पे जनरली सवाल नहीं बनता क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है। हालांकि अगर समझ में आ जाए तो ये 2 लाइन का सवाल होता है, लेकिन ये क्योंकि लैंग्वेज लेंदी होती है, मेंस लेवल पे लेंदी लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसलिए चांसेस कम है कि मेंस लेवल पर बैक टाइट्रेशन पे सवाल पूछा जाए। ठीक, अच्छा, पर्पस क्या है इस बैक टाइट्रेशन का? सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। टू फाइंड आउट द percentage purity of an impure solid। ये हमारा वैसे तो जनरल रीजन है बैक टाइट्रेशन को पढ़ने का कि आप जनरली किसी इम्प्योर सॉलिड की प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए बैक टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या बैक है क्या नहीं है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, सब टाइम पास है, सब ऐसे बनाने वाले नाम बनाते हैं और बच्चे ऐसे घबराते रहते हैं। तुम खुद अकल लगाओगे तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इम्प्योर सॉलिड की प्योरिटी कैलकुलेट करती, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे खेल में आपको यह करना है कि आपके पास एक इम्प्योर सॉलिड होगा, मान लीजिए ये, ठीक, इस इम्प्योर सॉलिड को ऐसे ले लेते हैं, जैसे सपोज दिस इज सी, ये मेरा सी है, एक कोई भी है, एक इम्प्योर सॉलिड का नाम ले लिया सी, ठीक। इस इम्प्योर सॉलिड में कुछ प्योरिटी है और कुछ इम्प्योरिटी है। मान लीजिए ये हमारी इम्प्योरिटी है, बाकी हमारी प्योरिटी, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी प्योरिटी ले लेते हैं, बाकी बची हमारी इम्प्योरिटी। अब अगर तुम खुद सोचो, अगर कोई मुझसे पूछे कि बताइए इम्प्योरिटी की परसेंटेज क्या है या प्योरिटी की परसेंटेज क्या है, तो टोटल वेट अगर मुझे पता हो और मुझे प्योरिटी का वेट पता चल जाए तो मैं परसेंटेज निकाल लूंगा। इस पूरे खेल में बस यही काम करना है कि इस पूरे पत्थर का वेट तो जनरली सवालों में गिवन होगा, आपको प्योरिटी का वेट कैलकुलेट करना होगा और जैसे ही प्योरिटी का वेट मिलेगा परसेंटेज निकाल लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम कर लेंगे, प्योरिटी का वेट निकालेंगे कैसे? अब तुम पहले एक जनरल सा मेथड समझ लो, फिर हम एक सवाल से इस बात को समझ लेंगे। जनरली एक ही तरीका है बैक टाइट्रेशन करने का, वो ये कि जब कभी भी किसी इम्प्योर सॉलिड की प्योरिटी कैलकुलेट करनी हो तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस का होना जरूरी है। और ये फैक्ट है, मतलब इसमें तुम ये मत सोचो हो सकता है ऐसा सवाल में 2 की जरूरत ना पड़ेगी ही पड़ेगी, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए ये काम करने के लिए, किसी इम्प्योर सॉलिड की प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए। जो पहला सॉल्यूशन है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर एक खूबी होनी चाहिए। ये एक ए सॉल्यूशन माना जा सकता है, दिस इज सपोज ए सॉल्यूशन। इस ए सॉल्यूशन के अंदर एक खूबी होनी चाहिए और वो खूबी ये है कि ये सॉल्यूशन सिर्फ
इस इम्प्योर सॉलिड सी की प्योरिटी से रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा। ये इसकी खूबी, बात समझ में आ गई? यानी, और ये तुम्हें नहीं ढूंढना है, तुम्हें नहीं ढूंढना है कि सर ये सोल्यूशन में कौन सा लूंगा, वो सवाल में दे देगा, वो सवाल में लिख के देगा ये सोल्यूशन है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि बैक टाइट्रेशन जो लोग करते हैं उन्होंने क्या सोच के ये बनाया। द कॉन्सेप्ट इज बैक टाइट्रेशन, ठीक है ना? तो बैक टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई इंप्योर सॉलिड होगा जिसकी प्योरिटी कैलकुलेट करनी होगी। ये काम करने के लिए आपके पास दो सोल्यूशन होंगे, जिसमें पहला सोल्यूशन हमारा ए सोल्यूशन होगा। ए सोल्यूशन के अंदर ये खास बात होगी जो सिर्फ इस इंप्योर सॉलिड की प्योरिटी से रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा। यहां तक ठीक? चलिए ठीक है। अब एक और सोल्यूशन होगा हमारे पास जो हमारा बी सोल्यूशन होगा। ये मान लीजिए मेरा बी सोल्यूशन है, और इस बी सोल्यूशन के अंदर भी एक खास बात, बी सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो सिर्फ ए से रिएक्ट करेगा, ना वो इम्प्योरिटी से रिएक्ट करेगा सी की, ना वो ए और प्योरिटी से बने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्ट करेगा। समझ लो क्या कह रहा है? यानी ए सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो प्योरिटी से रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक। बी सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो सिर्फ ए से रिएक्ट करेगा, ना तो वो प्योरिटी से रिएक्ट करेगा, ना वो इम्प्योरिटी से रिएक्ट करेगा, ना वो ए और प्योरिटी के बने प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? वो ए से रिएक्ट करेगा। बताओ यहां तक समझ में आया? तुम थोड़ी सी अकल लगा के बता सकते हो कि सर मैं अब इसकी परसेंटेज इन दो लोगों की मदद से मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। तुम ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि प्योरिटी कितनी है? सर अगर पता होता तो परसेंटेज हम पहले निकाल लेते, हमें नहीं पता, ठीक। अच्छा, तो क्या ये, और ये भी आपको पता है कि ए जो है वो प्योरिटी से रिएक्ट करता है, कितना ए लूं ये तो हम बता ही नहीं सकते। जरा समझिए बात को। क्यों? क्योंकि सर कितना ए ले वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा प्योरिटी के साथ कितना है। भाई रिएक्शन तो दो लोगों की हो रही है ना, तो प्योरिटी कितनी है अगर यही नहीं पता है तो ए का अमाउंट कितना लिया जाए ये मुझे नहीं पता चलेगा। यहां तक ठीक है? तो ए हमेशा एक्सिस में लिया जाएगा, यानी आपको चाहे कैसा भी मुश्किल से मुश्किल सवाल हो बैक टाइट्रेशन का, आपको ए के इनिशियल मिली इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स जो एक्सिस में है वो पूरे दिए जाएंगे, यानी आपको ए के इक्विवेलेंट्स पहले से पता है। बताओ यहां तक ठीक? ठीक। लेकिन क्या ये कहना ठीक है वो जो ए के इक्विवेलेंट्स है वो प्योरिटी के बराबर होंगे? नहीं नहीं सर, ये तो टोटल है सर, जितनी प्योरिटी रिएक्ट करेगी वो उसके इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। ये तो एक्सेस में लिया गया है, यानी इसका इनिशियल अमाउंट आपको कितना लिया गया है ये आपको सवाल में दे दिया जाएगा। यहां तक ठीक? अच्छा, अब आप एक काम करिए, इस आदमी को इस पत्थर को इसके अंदर डाल दीजिए, बताओ क्या होगा? क्या ये कहना ठीक है ए खत्म हो जाएगा? नहीं सर, ये तो आपने एक्सेस में ले रखा है। यही तो है सर, ये खत्म हो गया फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा। सर ये तो एक्सेस में ले रखा है, खत्म प्योरिटी होगी सर, ये नहीं खत्म होगा। समझ में आया? अब बताओ इस बर्तन में रिएक्शन के बाद क्या क्या होगा? इस बर्तन में रिएक्शन के बाद एक तो इम्प्योरिटी बच जाएगी, ठीक, और साथ में प्योरिटी और ए के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां तक ठीक? और एक चीज होगी सर, ए जो है जितना खर्च होना होगा वो खर्च हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा। यहां तक ठीक? जरा समझना बात को क्या हो रहा है। यानी आपके पास एक इम्प्योर सॉलिड है जिसकी प्योरिटी मुझे चेक करनी है। मैंने करा क्या? एक सोल्यूशन लिया ए जिसकी खास बात है वो प्योरिटी से रिएक्ट करेगा और इनमें से किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। फिर मैंने एक बी सोल्यूशन लिया जिसकी खास बात है वो सिर्फ ए से रिएक्ट करेगा और किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक। अब सवाल कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे प्योरिटी? इस पूरे पत्थर को उठा के इसके अंदर भर दो, जितना रिएक्शन करना करता जाएगा। कौन? प्योरिटी और ए। खत्म कौन होगी? प्योरिटी, ना कि ए, क्योंकि ए तो एक्सेस में है। तो होगा क्या सर? ए खत्म होता, प्योरिटी खत्म होती जाएगी और प्योरिटी पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन ए जितना खत्म होना हो जाएगा लेकिन बच जाएगा। बात समझे? इस बचे हुए ए को इस बी के साथ बैक टाइट्रेट कर दें, एंड दिस इज नोन एज बैक टाइट्रेशन, टू नो द अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जरा समझना बात को। यानी इसके इनिशियल इक्विवेलेंट्स मान लीजिए 100 है, और जब ये इससे रिएक्ट करता है तो जितना खर्च होना है होता जाता है। कितना बच गया ये कौन बताएगा आपको? ये बी बताएगा। समझो बात। यानी बी जब अब ए से टाइट्रेट किया जाएगा तो बी का जितना अमाउंट, क्या बी ए से रिएक्ट करेगा? बी का जितना भी खर्चा होगा वो क्यों होगा? क्या वो इस इंप्योरिटी से रिएक्ट करेगा? नहीं। क्या वो इस प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा? नहीं। वो जो भी खर्च हो रहा है वो किसकी वजह से खर्च हो रहा है? बचे हुए ए से। क्या ए का इनिशियल अमाउंट पता है? क्या बचा हुआ ए बी बता देगा? दोनों को माइनस करके वो ए आ जाएगा जो खर्च हो गया। किसके साथ रिएक्शन करने में? तो फिर वही प्योरिटी के इक्विवेलेंट्स होंगे। जो रिएक्ट करते हैं उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। प्योरिटी के इक्विवेलेंट्स आते ही प्योरिटी के मोल आ जाएंगे।
उससे उसका वेट आ जाएगा, उससे उसकी परसेंटेज आएगी। ये पूरा खेल है, 2 लाइन का सवाल होता है बस, लेकिन समझ में आना मुश्किल होता है। एक बार फिर से समझो, ये एक इम्प्योर सॉलिड है, इस इम्प्योर सॉलिड को आपने ए की एक्सेस अमाउंट में डाल दिया, जितना खर्चा होना हो जाएगा, जो बच जाएगा उस बचे हुए नीचे गया, जो बच गया उस बचे हुए अमाउंट को कौन बता देगा? बी बचा हुआ अमाउंट बता देगा। ए का इनिशियल अमाउंट सवाल में दे रखा है, दोनों को माइनस कर देंगे, ये वो अमाउंट होगा जो खर्च हो गया, किसके साथ? प्योरिटी के साथ। तो यही प्योरिटी के इक्विवेलेंस होंगे, यानी जितने खर्च अमाउंट के इक्विवेलेंस होंगे उतने ही प्योरिटी के इक्विवेलेंस होंगे। दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जैसे ही प्योरिटी के इक्विवेलेंस आएंगे, प्योरिटी के एन फैक्टर को यूज करके आप उसका मोल्स निकालेंगे, उसका वेट निकालेंगे और उसकी परसेंटेज निकालेंगे। कुछ समझ पाए? और इसको बैक टाइट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप ए के बचे हुए अमाउंट को निकालने के लिए उसको बैक टाइट्रेट करते हैं बी के साथ। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज बैक टाइट्रेशन। बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इस सवाल में सिर्फ एक दिक्कत क्या है? प्योरिटी का अमाउंट नहीं पता है, इसलिए मुझे ये नहीं पता है कि एक खर्च कितना हुआ, वरना तो मैं इसको सिंपल टाइट्रेशन बोलता, N1V1 बराबर N2V2, बात खत्म। लेकिन सिंपल टाइट्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये कितना है, जब यही नहीं पता चलेगा तो ये कितना खर्च होगा ये नहीं पता चल सकता। ये खर्च कितना हुआ इसको पता करने के लिए इस आदमी को बैक टाइट्रेट किया जाता है बी के साथ, बस इतना फर्क। अब बताओ सवाल में क्या क्या गिवन होना चाहिए। अब जैसे तुम्हें एक मेरे ख्याल से एक रफ आइडिया हो गया कि भाई सवाल जो है ऐसा होगा, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो बच जाएगा उसको ये बता देगा, यही होता है। ठीक, अब तुम्हें बताओ सवाल में क्या क्या देना जरूरी है, चाहे जितना मुश्किल सवाल हो या जितना आसान सवाल हो, क्या क्या देना जरूरी है अगर तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करनी। सबसे पहला, सर सी का इनिशियल अमाउंट गिवन होना चाहिए। पत्थर का अमाउंट गिवन होगा तभी तो परसेंटेज निकालोगे। ठीक, तो हमें सर सी का टोटल अमाउंट गिवन होना चाहिए। चलिए ठीक है, और क्या पता होना चाहिए? सर मुझे ए के इनिशियल इक्विवेलेंट्स जो एक्सेस वाले हैं वो गिवन होने चाहिए। अब वो किस फॉर्म में गिवन होने चाहिए वो आप देख लीजिएगा। मोलैरिटी वॉल्यूम दे दीजिएगा, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे दीजिएगा। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्विवेलेंट्स होते हैं, आपको जिस फॉर्म में दे दीजिएगा, लेकिन मुझे ही पता है इसके इनिशियल इक्विवेलेंट्स गिवन होने चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि बाद में बी कितना इक्विवेलेंस खर्च हुआ इस ए के साथ रिएक्ट करके, मुझे ये भी पता होना चाहिए। यानी उस केस में वो बी का भी मोलारिटी या वॉल्यूम जो भी कंजम्पशन है वो हमें सवाल में दे देगा, ताकि मैं इसके इक्विवेलेंट्स निकाल सकूं। इसके इक्विवेलेंट जो होंगे वो बचे हुए ए के बराबर होंगे, इनिशियल में से माइनस करके ए का खर्चा आ जाएगा और वो खर्चा प्योरिटी से इक्वेट कर दिया जाएगा। प्योरिटी के मोल, प्योरिटी का वेट और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। कुछ समझ में आया? नहीं, अब अगर ज्यादा अच्छा समझ में आया तो ही हमारे सवाल का जवाब दे पाओगे। इसमें एक लोचा है, पहले अच्छी तरह समझ लो कि हो क्या रहा है। और इसमें कोई केमिस्ट्री मत लगाओ, पहले बिल्कुल सीधा हिसाब लगा लेते हैं। सर ये पत्थर है, पहले इसके अंदर डाल देंगे, जितना खर्च होना हो जाएगा, जो बचना होगा बच जाएगा। बचा हुआ कैसे पता चलेगा? बी बता देगा, बस खत्म। बी से पूछ लीजिए कितना ए बच गया, बी बता देगा कितना ए बच गया। जैसे फिर से करते हैं इसके सॉल्व। ठीक, जितने बचने बच गए, जो खर्च होने हो गए। इसने बताया कि इसके 50 खर्च हुए। क्यों इसके 50 क्यों खर्च हुए? क्योंकि वो बचे हुए से रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इसके 50 खर्च हुए तो फिर इसके भी 50 बचे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जो रिएक्ट करते हैं उनके इक्विवेलेंस बराबर होते हैं। तो अगर इसके 50 खर्च हुए तो इसका मतलब ए के बचे हुए 50 थे। शुरू में कितने थे? 100, बचे कितने? 50। तो फिर खर्च कितने हुए? 50। किसके साथ? उसके साथ। तो फिर उसके भी कितने हुए? 50। उससे उसके मोल, वेट, बताओ समझे? इस पूरे खेल में एक लोचा है, देखते कौन बताए। और ये मुश्किल सवाल, एक झंझट है सर, एक चीज का ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। लोचा तो बहुत सारा है सर, तो पूरा ही लोचा है। आप तो एक ही लोचे की बात कर रहे हैं, पूरा ही लोचा लग रहा है, पूरा लोचा। नहीं, इसमें एक लोचा है सर। मतलब समझदार आदमी जो समझ बादाम मुनक्का वगैरह खाता है या चने वगैरह खाता है वही जवाब दे पाए। साहिल है, ये मिलता है ये खाने को? बादाम खाते हो? शाबाश। बादाम को मुनक्के के साथ खाया करो। मुनक्का जानते हो? मुनक्का एक बादाम को रात में भिगो दिया ऑड नंबर में। ऑड नंबर समझते हो? 3, 5, 7 ऐसे। अब हमसे पूछना नहीं ये सब क्यों कहते हैं, हमसे कहा गया था बचपन में, तो हम यही तुम्हें बता रहे हैं। ऑड नंबर में बादाम को भिगोइए, साथ में मुनक्का रात में भिगो दीजिए, सुबह उठिए, ब्रश करने के बाद मस्त जो है चबाइए। और जिन लोगों के, क्योंकि ड्रॉपर बैच के नाम में ही एक नेगेटिविटी है, हम तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहे, बट तुम सब समझते हो हमारी बात, क्योंकि हम भी ड्रॉपर ही थे। हमने भी आईआईटी की तैयारी 1 साल ड्रॉप करके ही की थी, तो हमें पता है कि ड्रॉपर का मतलब गाली, एक गाली होती है कि साला लग रहा है कमजोर आदमी, इसलिए 12वीं के बाद सेलेक्ट नहीं हो पाया वह बकवास। समझो, तो ये ऐसा लोगों की धारणा होती है, और वो धारणा घर वालों के दिमाग में भी बन जाती है। ठीक है, वो हमने तो ये महसूस किया। बहरहाल, तो हो सकता है घर वाले बादाम मुनक्का तुम्हें ना देते, ऐसा हो सकता है। तो अगर मान लो वो ना देते हो तो फिर चने के साथ किशमिश खाया करो, वो भी रात में भिगो दिया। रात में चने और किशमिश भिगो के सुबह उठ के अपना मस्त जो है ब्रश करके
इससे भी फायदा होता है, समझ लो। तो तुम लोग के साथ ऐसा नहीं है ऐसे कि ड्रॉपर बैच के बच्चों को थोड़ा सा घर में गलत तरह से ट्रीट किया जाता है, ऐसे तुम्हारे साथ नहीं होता क्या? नो सर। नहीं यार, तो यार तुम्हारे घर वाले वाकई बहुत अच्छे हैं भाई। हमारे वाले तो कुछ थोड़ा सा ना, पहले हमें याद है पहले मुर्गा दिया करते थे खाने के लिए, मुर्गा खाओ मुर्गा, बाद में लौकी में आ गए थे। तो है मतलब वो होता है ना कि बेकार है ऐसे, एक साल ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे। पता नहीं तुम लोग के घर वाले इसका मतलब शरीफ और अच्छे हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है भाई। कोई ऐसा नहीं लगता है घर में ऐसे कुछ सौतेला व्यवहार टाइप का है माही? है जैसे ऐसे सोच के देखो ऐसे कि पिछली बार मम्मी जो है बहुत प्यार करती थी, पापा बहुत प्यार करते थे, अब पता नहीं कुछ कुछ ऐसा नहीं लगता है? नहीं सर। अरे यार तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं यार, बहुत बढ़िया। तुम लोग के साथ नहीं है ऐसा? कुछ नहीं है ऐसा? सर इस टाइम ज्यादा प्यार और हो रहा है सर। अच्छा, अरे वाह, मतलब बहुत बढ़िया यार विक्रांत। तो फिर इसका फायदा उठाया जाए, लग के पढ़ाई कर ली जाए। नहीं सर, उसके पीछे एक रीजन है सर। क्या? तो बकरे को भी हलाल करते हैं तो पहले खिलाते पिलाते हैं ना, वही हो रहा है सर। अच्छा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो तेरे को बताएंगे। हाँ 1 साल बाद बताएंगे, आपकी एक मौका और दे देते हैं, फिर 1 साल बाद बताएंगे। नहीं लेकिन ठीक है यार, मतलब सही है। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमें जो ये साल मिला है उस साल में हमें ये सब देखना भी नहीं है कि कौन हमसे प्यार कर रहा है कौन हमसे प्यार नहीं, ऐसी तैसी साल भर बात करेंगे, समझ लो। पूरी दुनिया जो है पीछे दौड़ेगी तब समझ में आएगा। तो 1 साल के लिए लग के मेहनत करें। लेकिन अभी हम तुम्हें कोई बेमानी नहीं, कोई झूठ नहीं बोलना चाहते। अभी एक चीज बिल्कुल साफ बता दें कि जो हालात अभी दिखते हैं तुम सब लोगों के, उसमें कमियां हैं। मतलब बात समझ लो, तुम ऐसे मत समझना कि सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमें कुछ कमियां दिख रही हैं, हम उन्हीं कमियों को लेके बात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो कमियां दूर नहीं हो सकती है, ऐसा भी नहीं कि टाइम नहीं, लेकिन अभी भी कमियां हैं। अगर वो टारगेट है हमारा, जो एक बड़ा टारगेट तुमने सोच रखा है, तो उस टारगेट के लिए तो थोड़े से एफर्ट्स और करने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है तुम सब इस बात को भी मानोगे कि अभी गुंजाइश है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सर मैक्सिमम पढ़ाई कर रहे हैं, सर इससे ज्यादा हम पढ़ नहीं सकते, नहीं तो पागल हो जाएंगे, ऐसा तुम सब मानते होगे। ऐसा तुम में से कोई नहीं है। और जब तक वो सिचुएशन जल्दी नहीं आ जाती, देखो वो सिचुएशन सबकी आती है, तुम्हारी भी आई है, आ भी चुकी है। तुमने 12th के फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड्स के एग्जाम्स में रात के 1-2 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ाई की है तो, लेकिन वो सर सालों में एक बार, समझ रहे हैं, कभी सदियों में आ गया। यहाँ तो डेली का खेल है। अब जिस बच्चे के अंदर वो सिचुएशन जल्दी नहीं आ जाएगी, ये ऐसा नहीं कि सर आईटी के पेपर के 2 दिन पहले फोड़ देंगे, पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता ही कुछ नहीं फूटेगा, समझ लो। तो इसलिए अभी से जब तक वो सिचुएशन नहीं आ जाती, सर आज 4 बजे तक पढ़ के आए हैं, 2 बजे तक, और डेली का शेड्यूल यही है, मतलब चलो जब तक वो तरीका नहीं है, जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक रिजल्ट लाना मुश्किल है। क्योंकि ये एग्जाम अब सिर्फ मेहनत का एग्जाम रह गया है, इसमें अकल शकल कुछ नहीं चाहिए होती। जो पढ़ के आया है, फोड़ के आया है, पागलों की तरह पढ़ के आया है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी जो हीरो बनते हैं, हम बहुत बड़े तोप हैं, बनते रहिए तोप। उसको सवाल ही ऐसे पूछ रहे हैं कि आपको जब तक आपने पढ़ा रटा नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे जितनी अकल लगा लीजिए, जो करना कर लीजिए। हिस्टामीन में कितने नाइट्रोजन है, वो कितने कायरल कार्बन है, फलाना साहब में, क्या अकल लगाओगे इसमें? बहुत बड़े अकलमंद हो तो लगा लो अकल। जब तुम्हें शक्ल ही नहीं याद है उसकी, तो अकल क्या लगाओगे? तुम्हें रट के आना था, याद करके आना था, और ये वही कर सकता है जो मेहनत कर रहा। तो इसलिए ये सारा खेल अब मेहनत कराया गया, इस बात को समझ लो। और जो बच्चे जितना डिले करेंगे, वो उतने रैंक अपने पीछे कर रहे हैं, क्योंकि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये एग्जाम सिर्फ मेहनत का एग्जाम रह गया है। जो पढ़ेगा, खिसेगा, रटेगा, वही सेलेक्ट होगा, और जो हीरो बनता रहेगा कि हम बड़े अकलमंद है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो मुझे जो लग रहा है वो यही कि अभी थोड़ी सी कमियां हैं, उन कमियों में थोड़ा सा काम करना बाकी रह गया है। अभी धीरे धीरे करके वो और सुधरेंगी, क्योंकि अब तुम्हें पता ही है, अब हम जैसे अपने सेकंड चैप्टर पर हैं, ये चैप्टर हमारा खत्म होगा तो अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो थोड़ा छोटा चैप्टर हो जाएगा। तो चीजें फिर थोड़ी तेज तेज चलेंगी, लेकिन तुम्हें अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं कल मॉड्यूल देख रहा था, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा मॉड्यूल देख के कि जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो एक रात जाग के पूरा मॉड्यूल खत्म कर सकता है। एक रात जागनी है बस, एक पूरी रात जागिए, मॉड्यूल पकड़िए, फेंक दीजिए, खत्म, कुछ नहीं करना है इससे ज्यादा। लेकिन उसके लिए फिर वही है ना सर, थोड़ा सा पहले से तैयारी भी होनी चाहिए सर। मोल वोल निकालना सीख लिया, सबसे रिवाइज कर लिया, परसेंटेज वगैरह, अब मॉड्यूल लगाना बैठते, अब फोड़ते हैं इसको आगे तक करके। देखो कुछ हमें तो नहीं लगता उसमें कुछ ये जो हम पढ़ रहे हैं इस तरह के कोई खास सवाल दे रखे हैं, सब आसान आसान से सवाल है, कल मैं देख रहा था, कुछ खास मुश्किल नहीं। तो सब लोग इसको भी पूरा करो। बहरहाल ये इसमें एक जो बहुत बड़ी कमी है वो ये है कि हमने एक चीज का ध्यान नहीं दिया, और वो ध्यान देने वाली जो बात है, अगर वो आती है तो आईआईटी लेवल पर एक बहुत ही अच्छा सवाल माना जाएगा, जो अब तक जेईई में उसने नहीं पूछा। ठीक, वो अच्छी सी चीज है हमारी। तुम ये कह रहे हो सर इसके 100 इक्विवेलेंट्स लिए गए थे इनिशियल, ठीक,
उस 100 में से जितना रिएक्ट करना है कर जाएगा, जो बच जाएगा वो बच जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही है। जो बच गया वो ये बता देगा। अब सुनो जरा, अगर इसके 50 खर्च हुए तो इसका मतलब बचे हुए भी 50 रहे होंगे। इसमें ये तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं दोनों के इक्विवेलेंस आपस में बराबर होने चाहिए। तो इफ इट बी कंज्यूम 50 इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स, सो जो ए लेफ्ट विल बी 50 मिली इक्विवेलेंट्स। अच्छा, ये तो तुम मानते होगे ए जब बी से रिएक्ट कर रहा होगा तो ए का अपना एक एन फैक्टर होगा। ए की बी से रिएक्शन हो रही है, ए का अपना एक एन फैक्टर होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि ए का बिहेवियर किस तरह का। मान लीजिए ए हमारा एसिड है तो एन फैक्टर एच के हिसाब से निकाल, जो भी। ठीक, अच्छा दूसरा, सर इस एन फैक्टर के रेस्पेक्ट में ही जो ए के बचे हुए इक्विवेलेंट्स हैं वो 50 आएंगे। आप ये कह रहे थे ना इसके 50 खर्च हुए, तो इसका मतलब ए के भी 50 खर्च हुए, ए 50 बचा विद रेस्पेक्ट टू एन फैक्टर, वो जो यहां रिएक्शन में। ठीक, अच्छा अब ये बताइए इसके इनिशियल 100 इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं, उस 100 में से आपने 50 माइनस कर दिए तो 50 आ गए, ये भी ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं यही 50 इसके भी होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अरे ये भी तो पॉसिबल है कि इन दोनों की रिएक्शन में इस ए का एन फैक्टर कुछ और हो। कुछ समझ पाए क्या कह रहे हैं? यानी ये भी पॉसिबल है कि इस ए का एन फैक्टर इस रिएक्शन में N1 और इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर N2 हो। क्या ये नहीं हो सकता ऐसा? एक ही आदमी के एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग हो? बिल्कुल हो सकता है सर, इसमें क्या है? दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। हो सकता है यहां इसका नेचर कुछ और हो, यहां इसका नेचर कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है सर। इस रिएक्शन में ए का एन फैक्टर और इस रिएक्शन में ए का एन फैक्टर बदल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं बताता हूं ध्यान कैसे देंगे। मान लीजिए इस रिएक्शन में ए का एन फैक्टर 2 या 1 ले लेते हैं, या 2 ले लेते हैं। ठीक, इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर 2। अगर इसका एन फैक्टर 2 है तो आप क्या बोलेंगे? 50 तुम्हारे खर्च होंगे, 50 मेरे बचे हुए होंगे विद रेस्पेक्ट टू एन फैक्टर 2। ठीक, 100 में से 50 गए, बचे हुए 50 जो रिएक्ट करेंगे, लेकिन रिएक्ट करेंगे इस रिएक्शन में अगर मेरा एन फैक्टर 1 है तो जो रिएक्ट करने वाले प्योरिटी के इक्विवेलेंट्स निकल के आएंगे वो 25 निकल के आएंगे, ना कि 50। क्यों? क्योंकि 2 एन फैक्टर की वजह से अगर मेरे 50 इक्विवेलेंट्स है तो एक एन फैक्टर की वजह से मेरे इक्विवेलेंट्स 25 माने जाए, और वो 25 आप प्योरिटी से इक्वेट करके प्योरिटी के मोल्स, वेट और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ना कि 50 से। कुछ समझ पाए कि नहीं? सब लोग इस बात का, और ये इस लेवल पर जेई में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन इस बात का भी ध्यान देके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बैक टाइट्रेशन पे सवाल बनाता है तो इस चीज को भी यूज कर सकता है एडवांस लेवल पर। तो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए बैक टाइट्रेशन की कि मैंने सी को उठाया, ए में डाला, बिल्कुल सही किया। प्योरिटी जब ए से रिएक्ट करेगी तो उस केस में ए का अपना एक एन फैक्टर होगा, और जब ए बी से रिएक्ट करेगा तो उस केस में भी ए का अपना एन फैक्टर होगा। अगर दोनों जगहों पर ए का एन फैक्टर सेम है फिर तो झंझट ही खत्म हो गई। जितने तुम्हारे इक्विवेलेंट्स उतने मेरे इक्विवेलेंट्स, उतने बचे हुए निकल के आएंगे, उतना इसके होंगे, उतना उससे आंसर आएगा, बात खत्म। लेकिन अगर ए का एन फैक्टर इस रिएक्शन में और ए का एन फैक्टर उस रिएक्शन में अलग अलग हुआ तो आपको उस रिएक्शन में ए के एन फैक्टर के रेस्पेक्ट में ए के इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे और तब प्योरिटी से इक्वेट करना पड़ेगा। यानी अगर यहां पर एन फैक्टर 2 है और वहां पर एन फैक्टर 1 है तो आप क्या बोलेंगे? 2 एन फैक्टर की वजह से 50 इक्विवेलेंस है तो एक एन फैक्टर की वजह से 25 इक्विवेलेंस होंगे, और वो 25 इक्विवेलेंस प्योरिटी के बराबर होंगे। उससे आंसर कैलकुलेट किया जाए। कुछ समझ पाए? एक एग्जांपल, चलिए एग्जांपल लेते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। अब तुम समझ गए होगे कि जेई के मेंस के पेपर में ये सवाल क्यों नहीं देते, क्योंकि ये इतने लंबे लंबे होते हैं सर। अब मेंस के पेपर में इतने लंबे सवाल कहां लिखेगा, कंप्यूटर में वैसे ही भर जाएगा। तो इसलिए ये एडवांस लेवल पर सवाल पूछे जा सकते हैं और इससे छोटा या इससे बड़ा सवाल बनाया जा सकता है। सवाल को अपने हिसाब से समझ के देखो कि क्या ये बैक टाइट्रेशन का सवाल है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, बैक टाइट्रेशन का सवाल जब भी होगा 3 चीजें होंगी। पहला, एक वो पत्थर जिसकी प्योरिटी निकालनी हो, दूसरा एक वो सॉल्यूशन जो उस पत्थर से रिएक्ट कर रहा है, और तीसरा वो सॉल्यूशन जो उस पहले सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है। आपको वो 3 डायग्राम बनाने, आपका आंसर वैसे ही पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो, क्या तुम्हें वो पत्थर दिख गया? यस सर। ये है सर मेरा पत्थर। चलिए ठीक है, यानी ये मेरा पत्थर हो गया। कितना वेट दे रखा है इस पत्थर का? 0.506 ग्राम, ये पत्थर का वेट। चलिए ठीक है, अब क्या करें सर? अगर आपको इसकी प्योरिटी निकालनी है, जो कि लग भी रहा है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्योर BaSCN होल ट्वाइस, तो इसका मतलब आपको प्योरिटी कैलकुलेट करनी है, इस प्योरिटी को आपको निकालना है। तो मैं समझ गया सर, ये बैक टाइट्रेशन का सवाल, क्योंकि इम्प्योर सॉलिड्स की प्योरिटी बैक टाइट्रेशन से ही निकलती। तो इसका मतलब ये हुआ सर, एक बर्तन आप ये लेके आएंगे,
जिसके अंदर ए सोल्यूशन होगा, और एक बर्तन आप ये लेके आएंगे जिसके अंदर बी सोल्यूशन होगा। कोई और तरीका है ही नहीं। और क्या क्या बताइए, मैं आपको और सब कुछ बताता हूं क्या क्या होगा। सर ए सोल्यूशन के इक्विवेलेंट्स आपको देने पड़ेंगे और बी सोल्यूशन के जो इक्विवेलेंट खर्च हो रहे हैं वो भी देने पड़ेंगे। आप सवाल देख लीजिए, बिना इसके सवाल हो ही नहीं सकता। बताओ, समझे मेरी बात को? जो आदमी समझदार है वो जानता है कि इतना तो आपको सवाल में देना ही पड़ेगा, यानी इसके इनिशियल वेट दे दिया, साथ में ए के जो खर्चा, ए का जो इनिशियल इक्विवेलेंस है वो दे दिया जाए, साथ में बी कितना खर्च हुआ ए के साथ रिएक्ट करने में वो दे दिया जाए। अब मैं आपको आंसर निकाल दूंगा। सो दिस इज ए सोल्यूशन एंड दिस इज बी सोल्यूशन। क्या तुम पहचान पा रहे हो तुम्हारा ए सोल्यूशन आयोडीन सोल्यूशन है? और क्या तुम पहचान पा रहे हो कि जो आयोडीन बच गई वो थायोसल्फेट से रिएक्ट कर रही है? ये दिस इज माय बी सोल्यूशन। यानी ये है पत्थर, ये है ए और ये है बी। बस खत्म। अब तुम बताओ, सवाल करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? क्या तुम्हें ए के इनिशियल इक्विवेलेंट चाहिए? यस सर। ये रखते हैं सर 50 इंटू 0.1 कितने होगा इनिशियल इक्विवेलेंट्स? क्या ये नॉर्मलिटी या मोलालिटी? नॉर्मलिटी। फैक्टर की जरूरत है? नो सर। नहीं, तो यानी 50 इंटू 0.1 सीधे कर देते हैं। कितने मिली इक्विवेलेंट्स आ गए? 5 5 मिली। मिली इक्विवेलेंट। चलिए ठीक है, 5 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। ये कौन से मिली इक्विवेलेंट्स हैं? सर ये जो इनिशियल टोटल है 5, टोटल 5। ठीक, अब ये बताओ, जब ये इसके अंदर डालोगे तो जितना खर्च होना है खर्च हो जाएगा और जो बचना है वो बच जाएगा। मान लीजिए इतना खर्च हो गया और जो बच गया बच गया। उस बचे हुए को कौन टाइट्रेट करेगा? बी के साथ टाइट्रेट करेंगे। अब बी कितना खर्च हुआ क्या वो देना चाहिए? देना चाहिए कितना? सर 20 ml 0.1 मोलर। 20 ml 0.1 मोलर 20 इंटू 0.1। क्या इन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी? यस सर। बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि ये मोलारिटी। और तुम्हें याद है आयोडीन जब रिएक्ट करती है, मैंने बताया था थायोसल्फेट से, उस रिएक्शन को याद कर लो क्योंकि जेई में कई बार आ चुकी है। क्या बताया था इन फैक्टर थायोसल्फेट का? 2 बताइए, ये याद? सॉरी 1 आयोडीन का 2000। आयोडीन का 2 था और थायोसल्फेट का 1 था। रिएक्शन ये थी I2 प्लस Na2S2O3 गिव्स NaI प्लस Na2S4O6। आपको बताया गया था हाइपो सोल्यूशन का इनफैक्टर 1 और आयोडीन का इनफैक्टर 2 था। कुछ याद आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ सर, इसका इनफैक्टर 1 होगा और इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स खर्च हुए? 2। यानी 5 मिली इक्विवेलेंट्स इनिशियल है, 2 मिली इक्विवेलेंट्स इसके खर्च हुए, इसके खर्च हुए 2। तो इसका मतलब जो आयोडीन बच गई वो 2 थी। तो खर्च कितनी हुई? सर 5 - 2, यानी ये आयोडीन है 3 मिली इक्विवेलेंट्स। कुछ समझ पाए कि नहीं? सर यहां तक सब ओरल हो रहा है, सब ओरल कर रहे हैं क्योंकि कोई कैलकुलेशन सही नहीं। ये आपको टोटल वेट दे रखा है, आपको आयोडीन के इनिशियल इक्विवेलेंट चाहिए, वो ए सोल्यूशन के इनिशियल इक्विवेलेंट 50 इंटू 0.1 से निकला 5। ठीक, जो आयोडीन बच गई वो आपको हाइपो सोल्यूशन ने बता दी। हाइपो सोल्यूशन के कितने मिली इक्विवेलेंट्स खर्च हुए? 220 इंटू 0.1 इंटू एन फैक्टर 1, सो दैट इज 2 मिली इक्विवेलेंट्स खर्च हुए। क्यों? क्योंकि बचे हुए से रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर खर्च कहां हो गए? 5 में से 2 माइनस करके बचे हुए 3 निकल आएंगे। ये 3 क्यों खर्च हो रहे हैं भाई साहब? क्योंकि वो प्योरिटी से रिएक्ट कर रहे हैं। यानी यही 3 प्योरिटी के बराबर होंगे। नहीं नहीं सर, एक मिनट रुक जाइए, ये 3 तो आ रहे हैं लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एन फैक्टर 2। एक बार ये भी तो देखिए कि प्योरिटी के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इस आयोडीन का एन फैक्टर क्या? भाई अगर असली बात करनी है तो ये भी तो देख लेना चाहिए ना, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में सवाल गलत करा है। अब तक ओरल चल रहा है। ओरल क्या चल रहा है? 50 इंटू 0.1 5 हो गया, 20 इंटू 0.1 2 हो गया, 5 - 2 3 आ गया। सो द 3 आर द मिली इक्विवेलेंट्स जो कि कंज्यूम हो रहे हैं प्योरिटी के साथ। बस ये स्टेटमेंट सही है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसका इनफैक्टर, इस आयोडीन का इनफैक्टर इस रिएक्शन में निकालते हैं। अब ये दिक्कत है, इस सवाल में सिर्फ यही एक छोटी सी अकल लगानी है बस। आयोडीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है BaSCN2 के साथ। क्या क्या बन रहा है देखो, उसने दे रखा है एक सल्फेट और एक HCN। यानी जब BaSCN होल ट्वाइस को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसने लिखा है द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आर, एक तो सल्फेट आयन बनेगा और एक साइनाइड आयन बनेगा। अब बताओ क्या होगा? एन फैक्टर आयोडीन का यहां क्या होगा? कैसे निकाले? बहुत सीधा सा आंसर है, बहुत सीधा। BaSCN होल ट्वाइस का ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट ये है, इसका ये ऑक्सीडाइज हो रहा। अब अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आयोडीन रिड्यूस हो रही होगी, और अगर आयोडीन रिड्यूस हो रही होगी तो पक्का I- बन रहा होगा, क्योंकि I जो है वो -1 के नीचे जाता ही नहीं।
यहां 0 है तो रिड्यूस होके कहां जा सकता है? -1। इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता, आयोडीन -1 के नीचे तो नहीं जाता। इसका मतलब यहां पर भी एन फैक्टर क्या आ रहा है इसका? 2। 0 से -1, 1 का चेंज 1 की वजह से और 2 की वजह से 2 का चेंज, यानी यहां भी एन फैक्टर 2 है हाइपो सोल्यूशन वाला। और जब वो BHCN से रिएक्ट करता है तो वहां भी एन फैक्टर 2 है। इसका मतलब सर कोई झंझट नहीं है। टोटल 5 थे, 5 में से 2 खर्च बच गए, वो बचे हुए इसने निकाल दिए, बचे माइनस करके 3 आ गए, वो 3 प्योरिटी से रिएक्ट करेंगे, प्योरिटी के भी 3 ही होंगे। इसका मतलब इस BHCN होल ट्वाइस में जो प्योर BHCN होल ट्वाइस है दैट विल बी 3 मिली इक्विवेलेंट्स। अब क्या करें? मिली इक्विवेलेंट से मोल्स कैसे निकालें? एन फैक्टर, इसके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए ना प्योरिटी के, तो आप मोल्स कैसे निकालोगे? इसका एन फैक्टर भी तो चाहिए होगा प्योरिटी का। BHCN होल ट्वाइस का एन फैक्टर क्या होगा? क्या बड़बड़ा रहे हो? एक बार फिर से लिख लेते हैं। हम समझ गए कि ये सवाल तुम लोग को नहीं कराना चाहिए था। I2 जो है वो BASCN होल ट्वाइस से रिएक्ट कर रहा है। सवाल में बताया गया है कि थायोसाइनाइड के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट ये बना, ये बताया गया है। और मैंने अपनी तरफ से अंदाजा और एक लगा लिया कि बना क्योंकि I2 हमारा रिड्यूस हो रहा होगा और ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। सवाल में बताया गया कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये रिड्यूस हो रहा होगा, और आयोडीन रिड्यूस होती है तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिडक्शन के बाद -1 के नीचे आयोडीन नहीं जा सकती। ये बात सब लोगों को समझ में आई कि नहीं? यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, आपको रिड्यूस करना है तो कितना कर सकते हो आयोडीन को? नीचे कितना नीचे ले जा सकते हो? -1। इसके नीचे तो नहीं जा सकता, तो 0 से -1 जा सकता है, तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2। चलिए ठीक है। अच्छा अब क्या होगा? जो आयोडीन बच गई वो हाइपो सोल्यूशन से रिएक्ट कर जाएगी, Na2S2O3 से रिएक्ट कर जाएगी, और इस रिएक्शन को मैंने याद कर रखा है, दिस इज NaI प्लस Na2S4O6। ऐसे में मुझे हर आदमी का एन फैक्टर पता है, इसका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर तो देखने से ही 2 नजर आ रहा है। यानी दोनों रिएक्शंस में कम से कम एक चीज क्लियर हो गई कि दोनों रिएक्शंस में आयोडीन का जो एन फैक्टर है वो 2 है। चलिए वो झंझट नहीं, वो टेंशन नहीं है कि अब बीच में एन फैक्टर चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे। सर एन फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो हो रहा होता तो भी हम सवाल कर लेते। मैं यहीं पर तुम्हें दिखाऊंगा कैसे। ठीक, अच्छा अब क्या हो रहा है? सर जो आपने आयोडीन के इनिशियल मिली इक्विवेलेंट्स ले रखे हैं वो 5 ले रखे हैं। जो आयोडीन प्योरिटी से रिएक्ट करने के बाद बच जाएगी वो हाइपो से रिएक्ट करेगी, और हाइपो का जो खर्चा है वो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोडीन प्योरिटी से रिएक्ट कर रही है, यानी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन इनिशियली कितने हैं? इनिशियली वो कितने हैं? 50 into 0.1 दैट इज 5 मिली इक्विवेलेंट्स। फिर उसके बाद क्या लिखें? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 लेफ्ट। वो कैसे निकलते हैं लेफ्ट वाले? जो प्योरिटी हाइपो ने बताए, हाइपो ने कितने बताए? 20 into 0.1 into 1 दैट इज 2 मिली इक्विवेलेंट्स। ये लेफ्ट हो गए। तो कंज्यूम कितने हुए? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 कंज्यूम्ड during the reaction with purity with respect to n factor 2। आयोडीन का एन फैक्टर क्या है? 2। कितना आएंगे? 5 minus 2 that is 3 मिली इक्विवेलेंट। यानी एन फैक्टर 2 के रेस्पेक्ट में जितने भी आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हुए वो 3। ठीक, अब यही जो 3 है ये प्योरिटी के होंगे कि नहीं वो कैसे निकाले? सर वो एन फैक्टर से पता चल जाएगा। दोनों जगहों पर आयोडीन का एन फैक्टर 3 है, 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ जितना भी एन फैक्टर 2 के रेस्पेक्ट में 3 मिली इक्विवेलेंट्स आते हैं तो प्योरिटी के भी 3 ही मिली इक्विवेलेंट्स रहे होंगे क्योंकि एन फैक्टर सेम। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता कि इस रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर 1 होता, तब आप क्या कहते कि सर घटाकर 3 आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू एन फैक्टर 2। तो अगर 1 एन फैक्टर की वजह से निकालना हो तो 3 का आधा 1.5 हो जाएगा, यानी प्योरिटी के कितने मिली इक्विवेलेंट्स यूज होंगे? 1.5। ये समझ में आ रहा है ना? अगर एन फैक्टर चेंज होता तो क्या करते? यानी आपको इससे ये पता चल गया कि 3 मिली इक्विवेलेंट्स आर दी इक्विवेलेंट्स मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ प्योरिटी, यानी प्योरिटी के मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, दे विल बी इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ BASCN होल ट्वाइस, जो कि हमारा प्योर।
अब ये बताओ, मिली इक्विवेलेंस के बाद जब तक मोल नहीं निकलेगा तब तक आप वेट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके मोल निकालने के लिए क्या करें, एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 3 मिली इक्विवेलेंस का मतलब हो गया 3/1000, ये आ गया इक्विवेलेंस। अब बताओ इसका एन फैक्टर क्या होगा, ताकि मैं इसके एन फैक्टर से डिवाइड करके इसके मोल्स निकाल सकूं। BaHCN होल ट्वाइस का एन फैक्टर, ये रिएक्शन है तुम्हारे सामने, सबको सवाल में दे रखा था। तो 16 है। नहीं, भूल गए तुम लोग। तो याद है एक केस कराया गया था जिसमें कुछ एटम ऑक्सीडाइज करते हैं, कुछ रिड्यूस करते हैं Sir, 18. ना। उसमें HCN माइनस जो है वो सल्फेट और साइनाइड में ही कन्वर्ट हो रहा था, और इसका एन फैक्टर 6 आया था। 8 गए 2 आए, याद है ये वाली, तो उसका Yes, एन फैक्टर 6 आ रहा था। यही तो हो रहा है, HCN माइनस ही तो है ये, और जा सल्फेट और साइनाइड में ही तो रहा है, तो एन फैक्टर तो 6 ही आएगा। लेकिन सर 2 थायोसाइनाइड है, HCN नहीं है, HCN होल ट्वाइस है, तो इसका मतलब एक की वजह से अगर 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो 2 थायोसाइनाइड होंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इसका एन फैक्टर 12 होगा। देखो तुम ये तो समझ जाओगे एटलीस्ट इस चैप्टर के खत्म होते होते कि ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है। तुम सीख पाओगे कि नहीं मुझे इसका नहीं पता, बट एटलीस्ट इस लेवल पर सीखने के लिए तो तुम्हें हर वो बात याद होनी चाहिए जो तुम्हें बताई गई, वरना वो कॉन्फिडेंस तो नहीं आ सकता। हाँ, हो सकता है छोटे मोटे सवाल तुमसे निकल आए या फिर किसी एक लेवल तक, बट उस लेवल पर जो इसका मैक्सिमम लेवल है वो सीखने के लिए तुम्हें हर एक छोटी छोटी बात याद होनी पड़ेगी, वरना नहीं सीख पाएंगे, उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे। और क्योंकि जेई में इस लेवल पे कोई सवाल नहीं पूछा गया, इसलिए हो सकता है तुम्हारी किस्मत भी अच्छी रही कि ये ना पूछे, बट मुझे लगता है ये एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है जो ओरली सॉल्व हो सकता है एटलीस्ट यहां तक। इसके बाद बस सर थोड़ी सी मेहनत करनी है। जिसको BaHCN होल ट्वाइस का एन फैक्टर निकालना आता है वो मोल निकाल लेगा, मोल निकालने के बाद वेट निकाल लेगा, और BaHCN होल ट्वाइस का जो वेट निकल के आएगा वो मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए, किसी ने निकाला इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा BaHCN का? बेरियम होता है 137, सल्फर होता है 32, नहीं HCN का अलग से निकाल लेते हैं, 32, 12 और 14 कितना आएगा? 8, और ये हुआ आपका 5, 58 का डबल कितना होगा? 116 और जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 3, 7, 6, 13, 1, 5, 253। मॉलिक्यूलर वेट इज 253। ये है परसेंट अमाउंट ऑफ प्योरिटी, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्योरिटी। और अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आप इसको 0.506 जो आपको इनिशियल वेट दे रखा था उससे डिवाइड करिए। ये मुझे लगता है इसके बाद का कैलकुलेशन भी ओरल है, क्योंकि 253 506 का आधा होता है, इसके बाद भी ओरल कैलकुलेशन। तुम लोग कॉपी में एक बार नोट करो, नहीं तो मैं अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा क्या करना है इसके बाद। तुम लोग को ये समझ में आया क्या कर रहे हैं? इनिशियल जो इक्विवेलेंट्स है वो हमें पता चल गए, अब 50 × 0.1 5 हो गए। जो इक्विवेलेंट्स ए के बच गए वो हमें बी ने बता दिया। बी सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन था हमारा? हाइपो, उसने बता दिया 2, तो 5 में से 2 को माइनस कर दिया, 3 आ गया। 3 मिली इक्विवेलेंट्स I2 के रिएक्ट करेंगे प्योरिटी के साथ रिएक्ट करने में, नहीं एन फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू एन फैक्टर 2 की वजह से 3 मिली इक्विवेलेंट्स खर्च हुए, तो एक की वजह से अगर एन फैक्टर निकालना होता तो आधा कर देते, लेकिन हमारा तो दोनों केसेस में एन फैक्टर आयोडीन का 2 है ए सोल्यूशन का, तो इसका मतलब ये हुआ 3 ही मिली इक्विवेलेंट्स मेरे अल्टीमेटली प्योरिटी से रिएक्ट करेंगे, प्योरिटी के भी 3 ही मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, यानी प्योरिटी के 3 मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। उससे आपने प्योरिटी के मोल, वेट और परसेंटेज निकाली, वो तुम अपने आप कर सकते। 12.5% इसका आंसर आना चाहिए। अब इस सवाल में देखो क्या क्या झंझट था। सबसे अच्छा झंझट तो यही था
कि बच्चों को BSCN होल ट्वाइस का एन फैक्टर पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए, और दूसरा आयोडीन का एन फैक्टर इस रिएक्शन में क्या है, क्योंकि सवाल में तो कुछ भी नहीं बताया। तो जो अकलमंद है वो जानता है कि आयोडीन अगर रिड्यूस होती है तो -1 में जा सकती है बस। तो ऐसे में आयोडीन का एन फैक्टर यहां भी 2 है और यहां तो हमने पहले से याद कर रखा 2 होता। तो आयोडीन जो ए सोल्यूशन है मेरा, उसमें कोई झंझट नहीं है, वो इधर भी 2 शो कर रहा है, वो इधर भी 2 शो कर रहा है। तो आयोडीन के अगर 3 मिली इक्विवेलेंट्स हमारे खर्च हुए तो वही प्योरिटी के मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, उससे प्योरिटी के एन फैक्टर से डिवाइड करके प्योरिटी के मोल, उसका वेट, उसकी परसेंटेज निकाली जा सकती है। यानी अल्टीमेटली अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं तो कितना परसेंटेज निकल आएगा फिर? अब अगर इसमें परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे करोगे? वेट ऑफ प्योर BASCN होल ट्वाइस कितना आ जाएगा? प्योर BASCN होल ट्वाइस मिली इक्विवेलेंट्स हो गए 3, सॉरी इक्विवेलेंट्स हो गए 3/1000। आपने इसको एन फैक्टर से डिवाइड किया, ये मोल्स आ गए। आपने इसको 253 से मल्टीप्लाई किया, ये ग्राम आ गए। दिस इज द प्योर BASCN। सो द परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी? परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू इसका वेट 3/1000 इंटू 12 इंटू 253 डिवाइडेड बाय टोटल 0.506 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करिए, ये 12.5% निकलता है। कोई कैलकुलेशन नहीं, देखिए 253 का डबल। एक बार चेक कर लो यही आएगा कि नहीं, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। ये 12 नीचे ही चला जाएगा ना इसके साथ, सही कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है। ठीक है। अब इसी में अगर एन फैक्टर का झंझट होता तो एन फैक्टर का झंझट भी निकाल सकते थे, बहुत आसान। अगर मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर 1 है और दूसरे में 2 है, तो आप क्या बोलेंगे? जो 3 मिली इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एन फैक्टर 2, तो 1 की वजह से 1.5 होंगे, तो यहां 3 की जगह 1.5 आ जाएगा और सवाल में सॉल्व करके आंसर 12.5 का आधा आ जाएगा बस। वो सबसे मुश्किल केस हो जाएगा, मतलब वो सबसे मुश्किल केस हो जाएगा जिसमें चेंज हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ठीक। और बैक टाइट्रेशन बड़ा सीधा सा, मतलब कहने को बैक टाइट्रेशन अदरवाइज बड़ा सीधा है। इसके इक्विवेलेंट्स पता है, इसके बचे हुए आपको बी बता देगा, दोनों को माइनस करके खर्चा आ जाएगा और वो खर्चा प्योरिटी से इक्वेट कर दीजिएगा बस। एक लोचा है, दोनों जगहों पर उस बीच वाले का एन फैक्टर सेम नहीं है, तो यहां से जो इक्विवेलेंट्स आ रहा है माइनस करके वो इस एन फैक्टर की वजह से आ रहे हैं। इस एन फैक्टर की वजह से निकालना है तो उसको यूनिटरी मेथड से चेंज करके प्योरिटी से इक्वेट कर दीजिए, इतना करना है। निहारिका समझ में आया बेटा कुछ? यस सर। विनय ठीक है बेटा? यस सर। अब इसमें देखो SCN का एक एन फैक्टर वाली बात आ गई एकदम। अब बहुत सारे बच्चे लिखे, मतलब ये सवाल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? भले इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल इसलिए क्योंकि उसमें बहुत मुसीबत है। SCN का BASCN होल ट्वाइस का एन फैक्टर नहीं पता चलेगा तो मोल्स कैसे निकालोगे? जब तक 12 से डिवाइड नहीं करोगे मोल्स ही नहीं आएंगे। मोल्स नहीं आएंगे तो वेट नहीं आएगा, वेट नहीं आएगा तो परसेंटेज नहीं आएगी। ये 12 निकाल पाना ये बहुतों के लिए मुसीबत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि BASCN होल ट्वाइस का एन फैक्टर कैसे निकलेगा, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि अगर SCN माइनस ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट और साइनाइड में कन्वर्ट हो तो इसका एन फैक्टर 6 निकल के आता। वो ये जानते ही नहीं। और तुम्हारे सवाल में तो SCN नहीं था, SCN का होल ट्वाइस था, यानी 2 साइनाइड थायोसाइनाइड है। तो अगर एक थायोसाइनाइड की वजह से 6 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो 2 की वजह से 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। इसका मतलब इन केस ऑफ BASCN होल ट्वाइस द एन फैक्टर शुड बी 12 और 12 से डिवाइड करके मिली मोल्स, मोल्स, वेट, परसेंटेज तभी निकलता। साहिल बेटा ठीक लग रहा है? शाबाश। पीछे भाई दीपांशु के बगल वाला जो आज आया है, तुम सोच लोगे आज भी क्यों आ गए? माही तबीयत तो नहीं खराब हो रही बेटा?
अब देखो है तो थोड़ा सा झंझट तो है, मुश्किल तो है ही, अब इसलिए बिल्कुल लास्ट में ये वाले पोर्शन उठा के कर रहे हैं ताकि तुम्हें ये लग जाए कि भाई ठीक है, इससे पहले तक की चीजें ही अगर समझ में आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सवाल उसी से ऊपर बेस्ड है। लेकिन उसमें भी जब इतनी क्लैरिटी होती है तो फिर वो आसान लगने लगता है। अगर ये चीज छोड़ के आगे बढ़ोगे तो फिर वही है कि एक डाउट बना रहेगा, कहीं पता चला अच्छा सवाल आए तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसमें एक सवाल और भी है, मैं वो एक सवाल तुम्हें अभी पीडीएफ में डाल के दूंगा, तुम कोशिश करके देखना उसको, ठीक है, अपने आप ही उसको ट्राई करके देखना। मैं तुम्हें सवाल सिर्फ दिखा देता हूं, वो भी एक अच्छा सवाल है, और वो उसमें एन फैक्टर के चेंज वाली भी बात आती। वो सवाल अगर मिल गया तो ये, अब इसको तुम ये भी बैक टाइट्रेशन का ही सवाल है, और इसको तुम एक बार अपने आप करके देखना, इसमें भी तुम्हें समझ में आएगा। और अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि बैक टाइट्रेशन है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही तरफ घूमेगा कि मुझे पत्थर दे दो, मुझे एक ए सोल्यूशन पता है, और मुझे लग रहा है आंखों से ही चमक रहा है कि पत्थर AgNO3 है ना, और जो पहला ए सोल्यूशन है वो KI, और जो दूसरा बी सोल्यूशन है वो KiO3। अब जिसको इतना दिख गया ना, वो ये बकवास नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहले इस KI के इनिशियल दे दो, बचे हुए निकालने के लिए KiO3 के दे दो, ताकि मैं माइनस करके कंजम्पशन निकाल लूं और एक बार एन फैक्टर का ड्रामा देखकर आंसर निकाल लूं। मुश्किल से 3 लाइनों का सवाल होता है, लेकिन ये इतना बड़ा देख के आदमी वैसे हिल जाता। तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में करना क्या है, कुछ लोग देख रहे होंगे ये नीचे क्या चल रहा है, यही इंटरेस्टिंग है सवाल। तुम बताओ, तुम्हें KI के इनिशियल इक्विवेलेंस गिवन है क्या, ध्यान से तो, और क्या तुम्हें चाहिए या बिना चाहिए भी काम चल जाएगा, बिना उसके भी काम चल जाएगा? तो वो तो चाहिए ना सर, क्योंकि बचा हुआ वो बी बता देगा, बचा हुआ तुम्हें ये बता देगा। चलिए ठीक है सर, बचा हुआ तो चलिए ठीक है, ये वाला आदमी बता देगा, मान लिया हमने कि बचा हुआ आदमी जो है जो वो है वो हमें ये KiO3 बता देगा, ये चलिए ठीक। लेकिन अब इनिशियल कितने वो तो पता होने चाहिए, वो इनिशियल तो आपको देने पड़ेंगे। अब आप देखिए सवाल में क्या इनिशियल में दे रखा है, 50 ml KI। क्या सिर्फ मिलीलीटर से इक्विवेलेंस आ जाते हैं? नहीं सर, हमें नॉर्मेलिटी या मोलारिटी भी पता होनी चाहिए। वो नॉर्मेलिटी मोलारिटी निकालने के लिए उसने इतना टाइम पास किया यहां से लेके यहां तक, और बच्चे सोचते हैं कि यार सब पता नहीं लास्ट में सब क्या दे रखा है कि द सेम स्टॉक सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद दिस। अरे ये सब की क्या जरूरत है, इनिशियल दे रखा है, फाइनल दे रखा है, माइनस करो आंसर आ जाएगा। ये बीच में क्या चल रहा है, ये जो आखिर की ये लाइन दे रखी है, 2 लाइनें, ये एक्चुअली तुम्हें KI की नॉर्मेलिटी या मोलारिटी निकालने के लिए दी गई। समझो बात को। अब इस सवाल को मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम आराम से हिंट लेना, कर लेना, ठीक है ना। तो इसको तुम आराम से करके देखना एक बार। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसी में नेक्स्ट एक पॉइंट और है जो डिस्कस कर लेना चाहिए, और वो है ये मैं पूरी PDF दे दूंगा, इसमें कुछ मैंने भी सवाल बनाए हैं, कुछ दे रखे हैं, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना तुम्हें क्या क्या करना है। तो इसमें पूरे स्टोशियोमेट्री के कुछ अच्छे लेवल के सवाल हैं, तो एक बार तुम इसको अपने हिसाब से करके देखना। मैं एक अलग से एक सवाल और कर रहा हूँ इसके अंदर, जो JEE में 98 में पूछा गया था, अब वो सवाल भी एक बार करना चाह रहा हूँ। वो भी बहुत अच्छा सवाल बनाया गया है। एक बार ये पढ़ लो तुम जरा। ये 98 में पूछा गया सब्जेक्टिव सवाल है, इस साल हमने भी पेपर दिया होगा ये, और जहां तक हमें याद तो नहीं कि हमने किया था कि नहीं, लेकिन हमें कंफर्म है ये कि हमने नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि हमें तो ये सब पता नहीं है, हमने इस तरह से कुछ पढ़ा भी, हमें पढ़ाया भी गया होगा कि नहीं। तो ये इस तरह के लेवल के सवाल तो हमने तो नहीं किया होगा, और अपना छोटा मोटा सवाल करा, अपना जुगाड़ लग गया बस। तुम सवाल को एक बार समझ लेना, जरा सवाल को समझने की कोशिश करो। हम इस सवाल को मतलब शायद 2 लाइन भी नहीं लगेंगी सवाल को करने में, क्योंकि किताबों में जो सोल्यूशन दे रखा है वो पता नहीं क्या दे रखे होते हैं, लेकिन इसको करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है। हम सीधे सीधे उस तरीके पे आते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन तुम थोड़ी सी अकल लगाओ पहले क्या करना है। ये लैंग्वेज वैंग्वेज छोड़ो, डेटा वेटा छोड़ो, पहले सवाल समझो क्या है। KiO3 और KI का सोल्यूशन, KI और KiO3 आपस में मिल रहा है, आयोडीन निकल के आ रही है, वो आयोडीन हाइपो सोल्यूशन से रिएक्ट कर रही है, और हाइपो का कितना खर्चा हो रहा है वो सवाल में दे रखा है।
आपको बताना है उस हाइपो की मोलैरिटी क्या है, उस हाइपो की हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। सोचो, मतलब सवाल में तुम्हें बता दूं सवाल क्या है। सवाल ये है कि भाई मेरे पास KI है और KiO3, ये जो है आयोडीन बनाते हैं, और जो आयोडीन बनती है वो हाइपो के साथ रिएक्ट करती है। हाइपो के बारे में तुम्हें सब कुछ पता ही है, पूरी इक्वेशन हमने याद कर रखी है। लीजिए पूरी इक्वेशन लिख देते हैं, 2NaI प्लस Na2S4O6, ये यानी जो आयोडीन बनी उस आयोडीन ने हाइपो के साथ रिएक्शन की। हाइपो कितना खर्च हुआ ये आपको दे रखा है, लेकिन उसकी मोलैरिटी पता नहीं। तुम सोचो ये सवाल कैसे करोगे। मैं अगर तुम्हें ये बता दूं, तुम सोचो, अकल लगाओ, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि आयोडीन के कितने मोल बने, ऊपर कितने मोल बने, ठीक, उससे क्या तुम्हें हाइपो के मोल मिल जाएंगे? तुमने तो बैलेंस इक्वेशन याद कर रखी है। अगर आयोडीन के 1 मोल है तो हाइपो के 2 मोल लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे ऊपर की रिएक्शन से आयोडीन के मोल मिल जाए तो मैं हाइपो के मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, और जैसे ही हाइपो के मोल मिलेंगे, मोल्स को मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से इक्वेट कर दूंगा। मोलैरिटी अननोन है, वॉल्यूम आपको सवाल में दे रखा है, थायोसल्फेट का कुछ पता नहीं कितना दे रखा है, 50 ml वॉल्यूम आपको दे रखा है। आपको आसानी से इसकी मोलैरिटी मिल जाएगी। यानी मेरा सवाल करने का तरीका क्या होना चाहिए कि मुझे एक बार आयोडीन के मोल्स मिल जाए जो इन दोनों की रिएक्शन से बनते हैं, वो मोल आते ही मैं हाइपो के मोल निकाल लूंगा डबल, और मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है 50, मोलैरिटी x है, x सॉल्व हो जाएगा, खत्म। यानी बस सर एक काम करना है, मुझे हाइपो के मोल बताइए। कैसे? आयोडीन के मोल्स की मदद से। मुझे आयोडीन के मोल बता दीजिए। मान लीजिए आयोडीन के 2 मोल आए, तो हाइपो के कितने खर्च हुए? 4। दैट 4 इज इक्वल टू 50 इंटू x की वैल्यू आ गई। ये सवाल 2 लाइन का सवाल। बताओ सब लोग समझ पा रहे हो क्या करना है? यानी सवाल में क्या कहा गया है? एन aqueous solution of containing 1.07 ग्राम KiO3 was treated with an excess of Ki solution। ठीक है, KI के साथ रिएक्ट किया गया। The solution was acidified with HCl। The liberated iodine, जो आयोडीन निकली, उसने हाइपो के साथ खेलकूद की। हाइपो कितना खर्च हुआ? 50 ml, लेकिन उसकी मोलैरिटी x है। आपको बताना है कि उस x की वैल्यू क्या है, भाई 1000x की वैल्यू क्या है, जो भी कुछ, ठीक, ये वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा सर एक जुगाड़ बता दीजिए बस, किसी तरह से आयोडीन के कितने मोल बने अगर ये पता चल जाए तो हाइपो के मोल आ जाएंगे, और जैसे ही हाइपो के मोल आएंगे उसको वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके खट से मोलैरिटी, और आयोडीन के मोल्स कैसे निकलेंगे ये मुश्किल। हमें KiO3 का वेट दे रखा है 1.07, यानी मुझे KiO3 के एक तरह से देखे जाए तो मोल्स पता, वेट दे रखा है तो मोल्स पता है। KiO3 के अकेले मोल से आयोडीन के मोल्स कैसे निकल आए? भाई आयोडीन तो Ki से भी बन रही है, और ये इक्वेशन तो कोई बैलेंस इक्वेशन तो है नहीं, तुम देख लो, ये तो कुछ है तो ना, वरना मैं इसको बैलेंस कर लेता, फट से आंसर आ जाता। इसके मोल उससे इसके मोल आ जाएंगे। बताओ मानते हो कि नहीं? इसके मोल से इसके मोल आ जाएंगे अगर ये इक्वेशन बैलेंस हुई, आंसर आ जाएगा कि जैसे इसके मोल आएंगे इसके आ जाएंगे, इसके मोल आते ही मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी आ जाएगी। हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, तुम भूल गए। बताओ KiO3 का इनफैक्टर कितना है और KI का इनफैक्टर कितना है? यहां आयोडीन कितनी है? पहले वाले केस में आयोडीन कितनी है? यहां आयोडीन कितनी है? +5। यहां कितनी है? 0। तो इनफैक्टर कितना आया? 5। 5 से 0, 5 का चेंज 1 की वजह से, एक ही आयोडीन है, इनफैक्टर 5। इधर आते हैं, यहां आयोडीन कितनी है? -1। -1 से 0, 1 का चेंज 1 की वजह से, एक ही आयोडीन है, सो इनफैक्टर इज, यानी 1 का इनफैक्टर 1, 1 का 5। तुम्हें बताया गया था जब दो लोग आपस में रिएक्ट करें जिसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो उनके एन फैक्टर का रेशो उसका मोलर रेशो का उल्टा होता है, यानी यहां 5 आएगा और यहां 1 आएगा। बताओ ठीक है? अब तुम्हें यह भी बताया गया है कि टोटल आयोडीन इन्हीं दोनों से निकल के आती है, तो कितने आयोडीन के एटम यहां है? 5, और यहां कितना? 1। टोटल कितने? 6। तो यहां क्या आएगा? खत्म हो गया सवाल। सर हमारी बैलेंसिंग हो गई ऐसी तैसी, बाकी क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन ये रिएक्शन इतनी बैलेंस है। नाउ इफ यू हैव 1 मोल ऑफ KiO3, यू हैव 3 मोल्स ऑफ आयोडीन। यहां से KiO3 के मोल आएंगे, उसके 3 गुने आयोडीन के मोल आएंगे, और उसके 2 गुने हाइपो के मोल आएंगे, और उसको मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से इक्वेट करके मोलैरिटी कैलकुलेट। कुछ समझ पाए? यानी करना कैसे होगा इस सवाल को? बहुत आसान हो गया कि सबसे पहले मुझे KiO3 के मोल्स निकालने चाहिए। चलिए KiO3 के मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ KiO3 कितने आएंगे? तो पोटेशियम का मास 39 होता है। हाँ 39 होता है, लिखा है।
39। तो KiO3 के मोल्स कितने आएंगे? KiO3 के मोल्स आ जाएंगे, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे यार, ऐसे लिख देते हैं बस ऐसे, 1.07 बाय डिवाइडेड बाय m। ये आ गए मोल्स, सॉल्व करके आ जाएंगे मोल्स। ठीक, जितने KiO3 के मोल्स हैं उसके 3 गुना आयोडीन के मोल्स होंगे, तो आयोडीन के कितने मोल्स होंगे? मोल्स ऑफ आयोडीन वो आ जाएंगे 3 टाइम्स 1.07 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KiO3, जो भी होता होगा KiO3। किसी ने निकाला है क्या KiO3 का मॉलिक्यूलर वेट? ये आ गया आयोडीन के मोल्स 3 गुने। जितने आयोडीन के मोल्स आएंगे उसके डबल हाइपो खर्च होगा, तो फिर हाइपो के कितने होंगे? चलिए वो भी लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ हाइपो। हाइपो के मोल्स होंगे इसके डबल, यानी 2 गुणा 3 गुणा 1.07 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KiO3। यहां तक ठीक है? और तुम्हें पता है मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। कितना खर्च हुआ था वॉल्यूम? 50 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या इस पूरी इक्वेशन में एक्स अननोन है? सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं। थोड़ा सा अपने आप समझ के देखो, तुम्हें समझ में आ जाए। इस सवाल में सिर्फ जो अच्छी बात है वो इतनी है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन है, सिर्फ KiO3 के बारे में इन्फॉर्म किया गया, हम सवाल कैसे करेंगे? आपको इतनी अकल लगानी चाहिए थी कि एक आदमी रिड्यूसिंग एजेंट है, एक आदमी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों के एन फैक्टर निकाले जा सकते हैं। तो दोनों के एन फैक्टर को यूज करके आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और बिल्कुल सीधे कह सकते हैं 1 मोल KiO3 3 मोल आयोडीन बनाएगा। और अगर 3 मोल आयोडीन बनेंगे तो उसके दुगने I2 के खर्चा होगा, सॉरी उस दुगना हाइपो का खर्चा होगा, और हाइपो के खर्चे को मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से इक्वेट कर देंगे। यानी जो भी हाइपो के मोल आए, ये याद है ना तुम्हें कि मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपने हाइपो की मोलैरिटी को एक्स ले लिया और वॉल्यूम को ऑलरेडी 50 दे ही रखा, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट कर दिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइपो कंज्यूम। इसमें अननोन हमारा क्या चल रहा है? एक्स। एक्स सॉल्व हो जाए। समझ में आया? राजीव ठीक है बेटा, कुछ समझ पा रहे हो? यस सर। थोड़े से मुश्किल लेवल के सवाल कर रहे हैं, मतलब अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि इतने लेवल पर सीखने की जरूरत नहीं है या इतना लेवल सीखना नहीं चाहिए, तो वो चाहे तो अवॉइड करे। बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि IIT में इसी के छोटे छोटे सवाल बना सकता है, एडवांस लेवल पर भी, मेंस लेवल पर भी। जैसे यही रिएक्शन लिख के दे दे कि बताइए इसका एन फैक्टर क्या है, इसका एन फैक्टर क्या है, बताइए आयोडीन के कितने मोल बनेंगे अगर KiO3 का 1 मोल लिया जाए। समझ, कैसे भी करके सवाल बना सकता है। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बन सकते हैं, बट एक्चुअली पूरी पिक्चर बड़ी आसान है कि आपको आयोडीन के मोल निकालने थे विद द हेल्प ऑफ KiO3। और अकेली इक्वेशन से एक रिएक्टेंट से मोल्स तभी निकल सकते हैं जब रिएक्शन बैलेंस हो। और हमें बैलेंसिंग समझ में नहीं आती क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आगे क्या क्या बनेगा, कुछ नहीं जानते हम। लेकिन हमारी अकल क्या कहती है कि सारी आयोडीन तुम्हारे पास है, तो ऐसे में तुम्हें बैलेंस करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कि जब दो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके एन फैक्टर का रेशो उसके मोलर रेशो का उल्टा होता है। यानी यहां 5 आ गया, यहां 1 आ गया। अब टोटल आयोडीन 5 और 1 6, तो राइट साइड में आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। यानी ये इतनी रिएक्शन बैलेंस, इतनी बैलेंस है, इसका मतलब 1 मोल KiO3 3 मोल आयोडीन देगी। और KiO3 के मोल्स यहां से आ जाएंगे, उससे आयोडीन के मोल निकल आएंगे, और आयोडीन के मोल से हाइपो के मोल आ जाएंगे, और हाइपो के मोल्स को मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से इक्वेट करके मोलैरिटी का। समझ गए भाई? चलिए एक एक और सवाल ले लेते हैं इसी में।
ये बताओ जरा। अब देखो ये तो खैर हमारे लेवल का सवाल है, मतलब ये एडवांस लेवल का एक ऑब्जेक्टिव है, ये उतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप सब लोगों को कर लेना चाहिए। सब लोग अपनी अकल लगा के देखो जरा। पहले तो बताओ ये जो लिख रहा है कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं। अब ये तो खैर हमें मानना ही पड़ेगा कि जो AO2 है वो डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है AO4 माइनस और AN प्लस में। अच्छा एक चीज ये बताओ, यहां पर रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन? यहां पर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? पहले वाले केस में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +4। ऑक्सीडेशन यहां कितनी है? तो इसका एक चीज तो समझ में आती है सर, यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब पक्का यहां रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये तो क्लियर है कि n इज लेस देन 4। क्लियर है? n की वैल्यू 4 से कम आएगी, क्योंकि अगर ये A यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है तो A को यहां रिड्यूस होना पड़ेगा, तो A का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो 4 से कम आएगा, यानी n की वैल्यू 4 से छोटी होगी। ये तो क्लियर है। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई ये निकालें कैसे, कितनी होगी। 4 से छोटी तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो उसके लिए कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि AO2 के 2 हिस्से हैं। तुम्हें कल भी मैंने बताया था जब हम डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ रहे थे, एक हिस्सा OA है और एक RA। एक AO2 रिड्यूस करने का काम करता है और एक दूसरा AO2 का हिस्सा पहले वाले को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, यानी टोटल AO2 में 2 टुकड़े हो गए, एक रिडक्शन करेगा एक ऑक्सीडेशन करेगा। तो पूछ ये रहा है कि वो जो 2 टुकड़े हैं अगर उनके मोलर रेशियो 2:3 तो n की वैल्यू क्या हो? ये सवाल। सोचो। अच्छा सवाल है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव, मतलब बिल्कुल इसी टाइप की अगर अकल लगाना सीख गया तो मजा आ जाएगा कि यार ये सवाल मतलब हम करें कैसे, मतलब अप्रोच क्या है। लेकिन ये वो बच्चा कर पाएगा ना जिसको जो जो बताया गया वो तो याद होनी चाहिए। तुम याद करो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया था? हाफ्स तो लिखो। डिस्प्रपोर्शनेशन में पहले हाफ्स लिखने पड़ेंगे और फिर पता चलेगा किसके कितने कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, कौन से 2 हाफ्स हैं। एक बार हाफ तो लिख के देखो, यानी सबसे पहले एक रिडक्शन का हाफ लिख लेते हैं, एक ऑक्सीडेशन का। तो एक तो ये लिख दीजिए, लीजिए ऑक्सीडेशन का हाफ, और एक लिख दीजिए रिडक्शन का हाफ। ये हो गया आपका AN प्लस, ये 2 हाफ हो गए। अब आप क्या करते थे सर, इसके बाद जो है आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एटम एटम को देखिए कैसे करना है। तो यहाँ A हमारा +4 है और यहाँ A हमारा +7 है। साफ समझ में आ रहा है सर, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बताओ ठीक कह रहा हूं? +4 से +7 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इधर आते हैं, यहां A आपका +4 है,
यहां आपका n है, तो एकदम साफ समझ में आता है आपने यहां पर 4 माइनस n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे। तुमने पहले ही बताया कि n की वैल्यू 4 से छोटी है, तो यानी आपने यहां 4 माइनस n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। बात समझ रहे हो? जैसे अगर n की वैल्यू 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? 2। n की वैल्यू 3 है तो कितने किए? 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो ये। अब ये बताओ जरा कि बैलेंस कैसे करोगे, यानी इसके जो मोल्स हैं और जो इसके मोल्स हैं ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि तुम्हें जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दिस इज गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज 2:3, द मोलर रेशियो इज 2:3, यानी जितने इसके मोल्स हैं अपॉन इसके मोल, क्योंकि ये वो AO2 है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये वो AO2 है जो रिड्यूस हो रहा है, तो इस AO2 की और इस AO2 का जो मोलर रेशियो है वो 2:3। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से मोलर रेशियो अगर ये 2:3 है, इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा और इसको 3 से बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब युवा जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 × 3 6 हो जाएंगे, और जब तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 3 × 4 - n हो जाएंगे। बताओ समझे कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल होते हैं सर, इसका मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए होंगे, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। यस सर। इसका मतलब सर ये तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि जो n की वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए। अपने आप अकल लगाओ, ये कोई मेथड थोड़ी ना यार, तुम्हें तो ये पूरा मेथड पता है, लेकिन ये चीज तो तुम्हें अकल लगानी थी। ये कोई सवाल तो ये तो सर ये तो आपने नहीं बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने ये तो बताया था कि 2 हाफ लिखने के बाद आप इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कैसे करेंगे सर? कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले कैसे कर देते थे सर? अरे सर पहले दिखाई देता था ऊपर 3 है नीचे 2 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तो n की वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करें सर? सवाल में दे दिया, उसने क्या करना है? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को 3 से। क्यों? क्योंकि ऊपर AO2 के मोल मुझे चाहिए 2 और नीचे AO2 के मोल चाहिए मुझे 3। तो 2 और 3 लाने के लिए ऊपर 2 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो AO2 ऑक्सीडाइज हो रही है उसके मोल 2 है और जो रिड्यूस हो रही है उसके मोल 3 है, तभी इनके मोलर रेशियो 2:3। समझ पाए बात को? यानी ऊपर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, और जब आप नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 - n हो जाएंगे, यानी 4 - n इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे में आपने 4 - n × 3 कर दिया, वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर वाले में 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। क्योंकि ये काम करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स को, जब आप इन दोनों को जोड़ते थे तो क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल। कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल? जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये 3 × 4 - n हो गए, दोनों कैंसिल होंगे, तो दोनों वैल्यूज को बराबर कर दिया, उससे n की वैल्यू 2। कुछ आई बात समझ में? अब सोचो ये सब लेवल है, एडवांस लेवल पर यही सब तो सवाल पूछे जाते हैं यार, मतलब इसी लेवल पे तो कुछ सवाल आ जाते हैं, कुछ तो आसान भी आते हैं, कुछ इस लेवल पे भी आते हैं। तो जिस बच्चे को पता ही नहीं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का लॉजिक क्या है, वो तो सवाल ही नहीं कर पाता। वो तो ये जानता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर कैसे निकलता है, चलिए ठीक है वो भी हम निकाल लेंगे, लेकिन n की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए आप मुझे ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि जो आदमी रिड्यूस हो रहा है, तुम्हें पता है डिस्प्रपोर्शनेशन में एक रिड्यूस होता है एक ऑक्सीडाइज होता है, उसने खुद ही बता दिया कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके मोल 2 है और जो रिड्यूस हो रहा है उसके मोल 3। तो मैंने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई, यहां 2 लाना पड़ेगा किसी भी तरह से, यहां 2 आएगा और यहां 3 आएगा। क्या करें? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 × 4 - n, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने ही है तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, उससे n कैलकुलेट। विक्रांत समझ में आया बेटा? यस सर। इधर भाई सेक्टर 4 नोएडा, यस सर। ये मुश्किल है यार, तुम घर में जब तक ये सवाल दोबारा नहीं देखोगे ना तुम समझ नहीं पाओगे। हाँ, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि सर हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इस लेवल तक के सवाल नहीं करेंगे, बस बात खत्म। फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बात खत्म हो गई। अगर आपको इस लेवल तक नहीं जाना है तो भी कम से कम उस लेवल की बात कर लेते हैं, एन फैक्टर कैसे निकलता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एन फैक्टर निकालना, सिंपल टाइट्रेशन N1 V1 N2 V2, ये भी ठीक है सर, क्योंकि इस लेवल पे हो सकता है या इससे ज्यादा ऊपर के लेवल पे जो अभी आप कर रहे थे वो सवाल हो सकता है हमसे ना पूछे जाए। मेरा जो मानना है वो ये होता है हमेशा के लिए कि मुश्किल सवाल हो सकता है ना पूछा जाए, जैसे अभी आपने बड़े बड़े सवाल देखे थे 2-3, हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि उनको सीख कर या उनको करके इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो जो सवाल वो पूछेगा वो लल्लू ही लगेगा। बस मेरा मानना यह, मतलब तुम इसलिए नहीं करोगे वो सवाल कि वो आएगा या नहीं आएगा, तुम इसलिए करोगे कि जो आएगा वो लल्लू लगे, उसके लिए मुश्किल चीज आनी चाहिए। इसका बड़ा सीधा सा एग्जांपल लेता हूं मैं।
जब तुम छोटे रहे होगे ना तो 4 का टेबल याद करने में, 5 का टेबल याद करने में, 3 का टेबल याद करने में बैंड बज जाती थी। कई थप्पड़ खाए होंगे तुमने माँ बाप के, साला 3 की टेबल याद नहीं होती, अजीब लड़का है हमारा साला, लल्लू टाइप का, समझ रहे हो। स्कूल के मास्टर भी, मैडम भी चांटा मार देती है। और आज क्या लगता है, 3 की टेबल, 4 की टेबल, इसमें मार खाई है हमने, इतने बेवकूफ। क्योंकि आज हमने कई चीजें ऐसी पढ़ ली हैं जो वो 3 और 4 की लेवल से बहुत बड़ी हैं। आज मुझे वो 3 और 4 की लेवल लल्लू लगती है, क्यों? क्योंकि सर वो है ही नहीं उसमें कुछ। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप अपना लेवल इंप्रूव नहीं करेंगे ना, तब तक जो आएगा ना उसका लेवल आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो अच्छा ही तब लगेगा जब आप अपने लेवल को इंप्रूव करके जाएंगे, क्योंकि जो आता है अगर उतनी तैयारी करके जाओगे तो आने वाली चीज बम लगेगी, बम। 3rd क्लास में या 1st क्लास में, 2nd क्लास में जब भी तुमने 4 की टेबल याद की होगी, जब वो 4 की टेबल का एग्जाम हुआ होगा तो तुम्हें घबराहट हो रही होगी, यार 4 की टेबल भी आएगी, 4 की टेबल भी आएगी। क्यों? क्योंकि सर उसी लेवल की तैयारी की, उसी लेवल का सवाल आना है। सर इसका मतलब है बिल्कुल टॉप लेवल का सवाल आना है। अपनी तैयारी भी उस लेवल की है, एग्जाम का भी लेवल यही है, टॉप लेवल का सवाल आना है। सर हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो राम भरोसे। यहां पर भी वही है, अगर आपका लेवल ही वही रहेगा जो आप याद करके जा रहे हैं, जो एग्जाम पूछता है उसी लेवल की तैयारी करके जाओगे, तो हर सवाल तुम्हें अच्छे लेवल का सवाल लगेगा, क्योंकि तुम्हारा लेवल ही वही। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करके जाओगे तो तुम्हें आने वाला सवाल हल्का लगेगा। इसलिए ये जो मुश्किल सवाल करते हैं आप, ये मुश्किल सवाल आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि जो वो पूछेगा वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज ये करना जरूरी नहीं है। इससे पहले वाले जो तुमने बड़े बड़े सवाल किए, आप चाहे तो छोड़ दिए, सर इतना बड़ा सवाल तो नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, लेकिन उसको करने से उससे रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो आप कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करो। आज हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास जो होगी, अगर आगरा से, मुझे लगता है बहुत ज्यादा चांस है आगरा से करेंगे, तो कल जो क्लास होगी उसमें डबल टाइट्रेशन खत्म करेंगे और ये चैप्टर वाइंड अप। ठीक, अगली क्लास से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो यही है, सब लोग आज जाकर इसको पूरी तरह से रिवाइज कर लेना, अच्छी तरह से एक एक चीजें रिवाइज कर लो। और उसके बाद मैंने कल भी बोला था, सवाल लगाना स्टार्ट करो। पैकेज में बड़े अच्छे हल्के लेवल के सवाल दे रखे, ज्यादा बम नहीं फूट रहे हैं, पहले उनको निपटाओ, प्लस प्रीवियस ईयर के सवाल उठाना बाद में शुरू करते हैं। ये कुछ करा है, किसी ने अटेम्प्ट किए, पैकेज वगैरह लगाया है, किसी ने शुरू भी किया है कि नहीं? हाँ सर, शुरू किया है। कुछ कुछ हो रहा है, सवाल किए हैं तुमने? हाँ सर। यस सर। इधर भाई आगरा में शौर है, शुरू किया कि नहीं कुछ? डीपीपी लगाया है। पीपीपी लगा रहे हैं, बताइए। अरे तो मॉड्यूल तो लगाओ। यस सर, मॉड्यूल। सर ये सारे क्वेश्चन में सर वो स्टोइशियोमेट्री वाली डीपीपी में ही है क्या, जो लास्ट में? हाँ, मुझे लगता है कि स्टोइशियोमेट्री वाली डीपीपी में लास्ट में होंगे वो, अगर हुए तो, वरना ये नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है ना? या आगे फिर कभी मिलेंगे जब रिडॉक्स वगैरह तुम करोगे तो हो सकता है वहां मिले डीपीपी में। अदरवाइज तुम कम से कम इतना ही सीखो जितना कराया जा रहा है, क्योंकि ये सीख गए तो भी मस्त हो जाएगा। सही। और प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ बस, और ज्यादा मुश्किल मत लगाओ। मेरा सजेशन है कि बहुत बड़े बड़े सवाल मत लगाओ, बहुत ज्यादा सवाल लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। बाय बाय।